अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबकी प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का, दुआओं का। जब आप प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स की सूरत में लव यू सो मच लिखते हैं तो पूरी दुनिया को एक पैगाम देते हैं, आओ मिलके मोहब्बतों को बांटें, नफ़रतों को ख़त्म करें। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक सच्ची कहानी। उससे पहले एक छोटी सी बात, मैंने पहले भी जिक्र किया था, एक हमारे दोस्तों का ग्रुप है जिसमें शाहजी हैं, अब्दुल गफ़ार भट्ट साहब हैं, बॉबी भाई हैं, राजा भाई हैं, राजा फ़याज़ भाई हैं, फैज़ी भाई हैं, जंजुआ भाई हैं, काफ़ी दोस्त हैं उसमें। और आपको याद होगा मैंने राजा फ़याज़ भाई के बेटे के लिए दुआ के लिए भी आप सबसे कहा था कि उनके लिए दुआ करें। उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अल्लाह की अमानत अल्लाह के पास हम सब ने जाना है, तो अल्लाह की रज़ा यही थी कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उस ग्रुप में एक सोग का सा समा रहा, दोस्त आपस में जो मुसलसल टाइम निकाल के एक मखसूस टाइम पे गपशप करते रहे। वहाँ पे ऐसा था कि राजा फ़याज़ के बेटे की फौतगी नहीं हुई, उस ग्रुप में मातम सा बिछा हुआ था। रात बड़े अरसे बाद मुझे ऐसे थोड़ा सा टाइम मिला तो उस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया। मैं बहुत कम किसी ग्रुप में जाता हूँ, किसी भी ग्रुप में नहीं जाता। उस ग्रुप में जब मैं गया और हमने कुछ ऐसे फ़न किया तो एक दोस्त आया, और राजा फ़याज़ में नाम बता देता हूँ। उन्होंने बातों को महसूस कर लिया और महसूस करके भले इस तरह का मैसेज किया कि आज के बाद मैं ग्रुप में नहीं आऊँगा, मैं ग्रुप को छोड़ देता हूँ। वहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया जो मैं आज आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर माई फैमिली। आप मेरे फ़ैन नहीं हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं। हर वो बात जो मुझे अच्छी लगती है मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। वहाँ पे भी वही बात मैंने शेयर की। मैंने कहा खुशकिस्मत हैं आप लोग, जिस तरह आप लोग मेरी स्टोरी सुनते हैं टाइम निकाल के, इसी तरह वो लोग भी सब अपनी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि पहले तो मैं ये सोचता हूँ ये टाइम कैसे निकालते हैं। दूसरी बात, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें वो नागा करते हों या छुट्टी करते हों। इतनी इतनी जिम्मेदारियां, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई यूके में बैठा हुआ है, कोई फ्रांस में, कोई जापान में, कोई सऊदीया में, कोई दुबई में, कोई पाकिस्तान में, तो फिर भी वो राब्ता क्यों करते हैं एक दूसरे से? जीने का बहाना ढूंढते हैं। यकीन मानिए, अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी शख्स बहुत ज़्यादा खुश है तो ऐसा नहीं है। जिम्मेदारियां हर शख्स के ऊपर हैं जिसकी वजह से वो थक सा जाता है। खुशियों को ढूंढना पड़ता है, खुशियां मिलती नहीं है। वो कभी कभी कोई बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ आती है। आप रोज़ भी खुशियां ढूंढ सकते हैं, अपने आप को खुश कर सकते हैं। उसके लिए बहाने ढूंढिए। जिस तरह वो ग्रुप जिसकी आज मैंने आपको शुरू में मिसाल दी, वो बहाना ढूंढता है। क्या आ गए, एक टॉपिक पकड़ा, कभी उसको कभी उसको कभी उसको, ऐसे रगड़ना शुरू कर दिया। सारे मिल गए, गपशप की, जबकि सब दिल से जानते हैं वो रगड़ नहीं रहे, फन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो दिल का मैला है, सबके दिल साफ हैं और एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। और उनकी दोस्ती को 22 साल हो गए हैं। अब आप सोचिए, 22 सालों से वो जो ताल्लुक चला आ रहा है, जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में भी बैठ के इस तरह जुड़े हुए हैं कि एक दिन के लिए भी नहीं टूटे, राब्ते में रहे हैं, और अपनी सारी जिम्मेदारियों को उस 1-1.5 घंटे में साइड पे रख के इस तरह दिल खोल के, कोई अगर इटली की लैंग्वेज बोल रहा है, कोई जापानीज बोल रहा है या कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो वहां पे वो ठेठ अपनी अपनी ज़बानें, दिल की भड़ास निकालते हैं गपशप करके। सारे दिन की उनकी थकावट दूर हो जाती है। यही बात मैंने राजा भाई को भी कही, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ना सिर्फ समझ आ गई, क्योंकि बेटे की वजह से शायद थोड़े से वो सेंसिटिव हो गए हैं। बाप है ना, प्यार करता था बेटे से, तो उसी वक्त बात को ना सिर्फ समझ गए, तो मेरे अल्फाज ये थे, और पै जाओ राजा नो सारे, और सारे वही गपशप करना शुरू हो गए। अल्लाह इनको खुश रखे, इस ग्रुप को। और आप लोगों को आज बताने का मतलब ये था, जिस तरह वो खुशियां ढूंढते हैं डेली बैठ के एक टॉपिक, और वो टॉपिक रोज नया नहीं होता। पिछले 22 साल से एक टॉपिक को लगे हुए हैं, कभी उसकी तरफ फेंक दिया बॉल, कभी उसकी तरफ, कभी उसकी तरफ। उसी टॉपिक को इस तरह नए अंदाज में, स्पेशली वो जो इस ग्रुप के दूल्हा मियाँ हैं शाहजी, माशाल्लाह उनकी एज इतनी है कि वो सबके बाप भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, तमाम रिश्ते हैं उनके सबके साथ। और इस तरह वो ग्रुप को लेके चलते हैं कि यकीन मानिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर अमल कीजिए, टाइम निकालिए, खुश रहिए, राब्तों में रहिए। आपको ऐसा महसूस होगा ज़िंदगी की तरफ लौट आए हैं। जो लोग ये कहानी भी सुनते हैं ना, तो उनको मैं यही कहता होता हूँ
जितनी भी मसरूफ लाइफ है उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालिए, स्टोरी बैठ के सुनिए। ये बहाना है अपने आप को रिलैक्स करने का, मेंटली तौर पे फ्रेश होने का, एक थेरेपी है आपके दिमाग की, आपको सुकून मिलेगा। और मैं इस तरह की जो बातें भी करता हूं, मैं खुद भी इस पे अमल करता हूं, सिर्फ आपसे नहीं कहता। और ये कौन सी बातें हैं? ये वो बातें हैं जो वो जिंदगी के छुपे हुए राज हैं, जिन पे अमल करके हम अपनी जिंदगी में फिर से अपने आप को जवान बना सकते हैं। जवान से मुराद फिजिकली नहीं, दिमागी तौर पे। आप जिस उम्र में भी हैं, बच्चे भी हैं, तो जवान बन जाएं, खुश रहें। और खुशियां कभी भी दरवाजा खटखटा के नहीं आती, हासिल करें। तरीका ये बताया है, गपशप करें। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उन तमाम जो ग्रुप वाले दोस्तों के लिए, उनके लिए लव यू सो मच। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, मैंने बहुत कुछ अर्सा पहले ही आपको कहानी सुनाई भी थी। शहरी ने अपनी वालदा की कहानी सुनाई थी, लेकिन मेरी उस मैसेज पे नज़र पड़ी जो उस वालदा ने खुद से मुझे मैसेज किया और कहा, मदर साहब, शहरी आपको मेरी कहानी उस तरह नहीं सुना सका, जो मेरे साथ गुजरी है वो मैं जानती हूँ। शहरी की आंखों ने जो देखा उसने वो आपको कहानी सुनाई। आज मेरी ज़ुबानी सुनी, यकीन मानिए जब मैंने उनकी ज़ुबानी सुनी तो फिर मुझे लगा इसमें एक मैसेज भी है, ये बहुत खौफनाक भी है, तो मुझे इस कहानी को आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो आज उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की कहानी, लफ्ज़ मैं कोशिश करूँगा एक स्टोरी वाले अंदाज में लफ्ज़ों को ढालने की कोशिश करूँ, ताकि आप भी अपने आप को उस कहानी का हिस्सा समझ सकें। नाम मैंने भी नहीं पूछा, अभी मैंने मैसेज सुना, लेट नाइट है, मैं राब्ता भी नहीं कर सका, तो शहरी की अम्मी लफ्ज़ है, तो अम्मी ही लफ्ज़ मैं उनके लिए इस्तेमाल करूँगा, माँ जी कह देंगे। उन्हें कहा है कि आपको जो शहरी ने, बहुत सारे लोगों ने कहानी सुनी होगी, जो जिन्होंने नहीं भी सुनी अगर इस कहानी को, लेकिन आज का जो सीक्वेंस है वो एक डिफरेंट सीक्वेंस है। शहरी वाला जो सीक्वेंस हुआ उसमें एक पोर्शन था जिसमें टेरेस के ऊपर उसने चुड़ैल को देखा था। वो असल में शहरी की माँ के लिए आई थी, और उस चुड़ैल का एक बेटा भी आया था, जो शहरी की माँ ने कहा है कि वो उसने, शहरी ने आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन उस चुड़ैल के बेटे ने, जो एक जिन का रूप धारे हुए था लेकिन नौजवान लगता था, उसने कहा था ये तुम औरतों का मसला है, मैं इसमें नहीं बोलता। बाकायदा उसने ये जुमला बोला था। उन्होंने कहा हुआ ये कि मैं दरबार पर हाजिरी देने के लिए अकेली गई थी। मैंने दरबार पे हाजिरी दी, और हाजिरी देके जैसे ही मैं फारिग हुई, दिमाग में ख्याल आया कि अब मुझे घर की तरफ चलना चाहिए। तो उसी लम्हे महसूस हुआ जैसे दिमाग में कुछ हलचल सी पैदा हो गई है, दिमाग कुछ उलझना सा शुरू हो गया है, बोझ सा बनना शुरू हो गया है दिमाग पे। या अल्लाह, ये क्या कैफियत है? मैंने अपने आप से ये सवाल किया और अल्लाह की तरफ देखा कि ये क्या हो रहा है मुझे, क्योंकि जूं जूं वक्त बढ़ रहा था, लम्हा गुजरता जा रहा, तकलीफ भी बढ़ती जा रही थी, और मुझे ऐसे लग रहा था ना सिर्फ मुसलसल चक्कर आने शुरू हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है दुनिया पूरी घूम रही है, या मैं सोचती थी कहीं मैं घूम रही हूं। तो वहीं पे मैं ज़मीन पे ही बैठ गई। वहाँ पे जो फ़कीर गुजर रहे थे, वहाँ पे जो लोग थे, उनसे मैंने रब्ता किया और उनको कहा कि मुझे कुछ हो रहा है, चेक कीजिए मुझे क्या हो रहा है। उन्होंने मुझसे मेरी कैफियत पूछी, तो उनको मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग जकड़ता हुआ जा रहा है, ऐसे जैसे किसी चीज़ ने मेरे दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता जकड़ना शुरू कर रहा है। ना सिर्फ मेरा कंट्रोल मेरे दिमाग पे ख़त्म हो रहा है, बल्कि मेरा पूरे जिस्म के ऊपर भी कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। उसी वक्त वो कोयलों की कोई धुनी लेके आए, उस पर कुछ पढ़ते रहे, और उसका जो धुआं था वो मेरी तरफ करते रहे, और उसकी मुझे धुनी देते रहे कि आप अभी ठीक हो जाएंगी। उस दरबार का उस शख्स का क्या प्रोसीजर था मैं नहीं जानती, लेकिन वो मुसलसल मेरे ऊपर धुआं तो फेंकता रहा, क्या पढ़ता रहा दिल ही दिल में, क्योंकि ज़बान से कुछ अदा नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ उससे आफाका नहीं हो। थोड़ी देर के बाद मुझे कहते हैं अब आप घर चली जाएं, अब आप बेहतर हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी तबीयत ठीक हो जाएंगी। शायद वो समझ नहीं सके थे मुझे, या उनका इल्म ही इतना था, या खुदा जाने क्या राज था कि उन्होंने मुझे बहुत जल्द ही कह दिया कि आप घर जाएं। अब मैंने उठने की कोशिश तो की, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा था कि इस वक्त मेरी जो जिस्म की हालत है, और मेरी इस वक्त स्पेशली जो दिमाग की हालत है, ऐसे है जैसे मेरा जिस्म बेजान सा होता जा रहा है।
आहिस्ता आहिस्ता मैं बाजू को हिला तो पा रही हूँ, लेकिन इतनी मुश्किल से हिला पा रही हूँ जैसे मुझे लगता है ये बाजू मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है। इसी तरह टांगों के साथ भी है, मैं पाँव तो उठा के रखती हूँ लेकिन ऐसे लगता है पाँव मेरे साथ नहीं है, टांग ही मेरे साथ नहीं है। मैंने फिर भी चलना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता खुदा से हिम्मत मांगी और आयतुल कुर्सी मुसलसल पढ़नी शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी पढ़ती हुई मैं जूं आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं किस सिमत जा रही हूं, पांव जमीन पे रख पा रही हूं या नहीं रख पा रही। लेकिन बस दिमाग ये कह रहा था रुकना नहीं है, चलना है, किसी तरीके आज घर पहुंचना है, वरना आज की रात कयामत की रात होगी। इस दुनिया को दोबारा नहीं देख सकोगी। चाहती हो इस दुनिया को दोबारा पहुंचना तो किसी तरीके घर पहुंचो। खुदा जाने कैसे मैंने ऑटो वालों को रोका और कैसे उससे मैंने बात की कि घर का एड्रेस समझा दिया। और उसके बाद जब मैंने पाँव उठाया तो मुझे लगा अब हालत ये हो चुकी है इतनी देर में कि मैं पाँव ज़मीन से उठा तो लेती हूँ, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि मैं इसको रख नहीं पाऊंगी और फौरी तौर पे मैं ज़मीन पे रख देती हूँ। उस ऑटो वाले ने जब मेरी इस कंडीशन को देखा कि मैं पाँव उठाती हूँ और वापस ज़मीन पर रख देती हूँ, उसने कहा क्या मसला है। मैंने उसको जवाब तो नहीं दे पाई, लेकिन इशारों में इस तरह उसको इस अंदाज में कहा थोड़ा सा आगे कर लो, वहाँ पे एक स्टेप सा बना हुआ है जो मैं उस पर चढ़ के बैठती हूँ। अब मेरी हालत ये थी कि एक ऑटो के अंदर मैं दाखिल नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं अपने पाँव को उठा नहीं पा रही थी। वो मेरी बात को समझ गया, मुझे समझा कि शायद ये बीमार है और किसी तकलीफ़ में है। उसने ऑटो आगे कर लिया और उस सीढ़ी का सहारा लेके एक स्टेप जो बना हुआ था उस पर पाँव रख के मैंने पाँव तो रख लिया, लेकिन खुदा जानता है मुझे नहीं पता मैंने पाँव कैसे रखा कि मैं किस तरीके उस ऑटो के अंदर सवार हो गई। जब मैं सवार तो हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगे कि एक बंद सी कोठड़ी है जिसके अंदर मैं बंद सी हो गई हूँ, इर्द गिर्द अंधेरा है, कुछ भी नहीं है। और उस छोटी सी कोठड़ी के अंदर मैं इस तरह बंद हूँ कि मेरा सर छत को टच हो रहा है और इर्द गिर्द अंधेरा ही अंधेरा है। वो गुजरने वाली ट्रैफिक, वो हॉर्न की आवाज़, वो इंसानों का शोर, वो टकाटक की आवाज़ें, वो जो कुछ भी इर्द गिर्द था मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय इसके कि मुझे सिर्फ इतना याद था कि मेरी अंदर ही अंदर दिल ज़ुबान अंदर ही अंदर अल्फाज पैदा किए बगैर आयतुल कुर्सी पढ़ रही है। हाँ, एक चीज़ थी, वो मेरी आंखें थीं जो सब कुछ होश में आती थी तो कुछ देख पाती थी और फिर उसके आगे अंधेरा छा जाता था। ऑटो कुछ देर चलता रहा और मैं इसी तरह कभी गुम हो जाती, अंधेरा छा जाता और फिर कभी आंखों के आगे रोशनी वापस आती और मैं देख पाती। और ऐसा ही एक लम्हा आया जब अंधेरे से निकली और मेरी आंखें देखने के काबिल हुई। जिस्म मेरा बिल्कुल मुर्दा सा, बेजान सा जिस्म, और उन आंखों ने जैसे ही रोशनी महसूस की तो ऐसे लगा कि फिर मैं दुनिया की तरफ लौट आई हूँ, बेहोशी से होश की तरफ आ गई हूँ। तो सामने शीशे की तरफ देखा, ऑटो के पार देखा तो ये एहसास हुआ ऑटो अपनी मखसूस एक रफ्तार से चलता हुआ सामने जा रहा है। लेकिन एकदम एक ऐसा मंजर हुआ जो मेरी आंखों ने भी वहां पे देखा था कि ना ही वहां पे सामने कोई गाड़ी, कोई रक्षा, कोई ट्रैफिक, कोई इंसान, बाइक, साइकिल, कुछ भी उसके आगे नहीं आया जिससे उसका एक्सीडेंट हो सकता। उन्होंने मुझे कहा कि मदर साहब यकीन मानिए, मुझे आज भी अच्छी तरीके याद है, मखसूस स्पीड से जाते हुए जो ऑटो था जिसके आगे कुछ आता तो उसका एक्सीडेंट होता, उसके आगे कुछ भी नहीं आया। लेकिन चलते चलते उस ऑटो ने ऐसे दो कलाबाजियां खाई कि घूम गया बकायदा। वो ऐसे था जैसे इस ऑटो को किसी चीज ने बकायदा तौर पे इतनी जोर से उठा के फेंका हो कि ऑटो दो चक्कर खाता हुआ दूर जा गिरा। और इस अंदाज में उसने कलाबाजी खाई थी। उस ऑटो ने दो चक्कर इस तरह मुकम्मल किए थे कि जब वो गिरा तो मेरी ज़ुबान पे अंदर ही अंदर जो आयतुल कुर्सी का विर्द चल रहा था वो उसी तरह चलता रहा। फ़र्क सिर्फ ये था, मेरे जिस्म पे इतनी शदीद एक जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक खराश तक नहीं आई थी, लेकिन वो जो उसके आगे बैठा चला रहा था रक्षा ड्राइवर, उस बेचारे का बाजू भी लहूलुहान हो गया और उसके जिस्म से भी खून बह रहा था, सर से भी अंदाज़ा होता था देख के उसको काफ़ी चोटें लग गई हैं। लेकिन सब हैरान इस बात पे थे कि उसी तरह जिस तरह आगे वाले को चोटें लगी है पीछे वाले को खराश तक भी नहीं आई। देखने वाले डर रहे थे कि उसके साथ भी यही गुजरा होगा जो पीछे खातून है। लेकिन सब
देख के इस तरह बोल रहे थे, ये कोई मौजज़ा ही है, इतनी बुरे अंदाज में गिरना और उसको इतना चोटें लगना और उसको कुछ भी ना होना। और वाकई मुझे खराश तक भी नहीं थी। अब सिचुएशन ये थी कि वो तो बाहर निकल गया, मैं इस हिम्मत में भी नहीं थी कि मैं बाहर निकल पाऊं। मैं जिस्म को हिलाती, मेरा जिस्म ना हिल पाता, मैं टांग उठाने की कोशिश करती, मेरी टांग ना उठती, मेरा दिमाग उसी तरह माउफ हो जाता, बंद हो जाता, फिर अंधेरा सा छा जाता और रोशनी सी वापस आ जाती। लेकिन फिर जब एकदम से आंखों के आगे अंधेरा छाया, मुझे नहीं पता क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं, और कुछ देर के बाद जब रोशनी वापस आई तो एक 12-13 साल या 14 साल का एक लड़का था। उसने कहा ये मेरी माँ जैसी है, मैं इनको कोशिश करता हूँ मदद करके बाहर निकालूं, क्योंकि बाकी जितने भी मर्द खड़े थे वो ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते थे किसी औरत को सहारा देके बाहर निकालें, और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से बाहर निकल सकती। उस लड़के ने कहा मेरी माँ जैसी हैं। वो आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाया, इस तरीके से सहारा दिया कि माँ जी आप बाहर आइए। फिर अल्लाह ताला ने कैसे हिम्मत दी, क्या हुआ कि मैं किस तरीके बाहर निकली, जैसे कैसे करके मैं बाहर आ गई, और उसी बच्चे ने मुझे सहारा देके एक और ऑटो पे सवार भी कर दिया। और उस ऑटो वाले ने भी बता दिया था ये एड्रेस है, उनको मैं यहाँ पे छोड़ने जा रहा था, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझसे पूछा कि आपको कोई चोटें तो नहीं आई, मैंने इशारतन कहा, गर्दन हिला के उनको इशारा दिया कि नहीं मुझे कोई पेन या तकलीफ महसूस नहीं हो रही। सवार हुई ऑटो पे, घर तक पहुंच गई, और जब मैं घर के बाहर पहुंची तो मेरे अंदर फिर एक हिम्मत सी आ गई थी। ऐसे लग रहा था जो सिचुएशन मेरे साथ चल रही थी उसमें कुछ बेहतरी सी आई है। ऑटो से मैं उतरी, घर की कुछ 2-3 सीढ़ियों के जो स्टेप थे उसमें मैं पाँव रखने लगी, तो पहला पाँव भी रख लिया, दूसरा भी पाँव रख लिया, लेकिन जैसे ही तीसरा पाँव रखा तो ऐसा लगा कुआं सा खुदा हुआ है। मैं पाँव रखती हूँ तो मेरा पाँव कुएं के अंदर चला जाता है। मैं पाँव रखूं और डर के पाँव वापस उठा लूं, मैं पाँव रखूं, मैं डर के पाँव वापस उठा लूं। ये फीलिंग नहीं थी, ये खौफ नहीं था, वाकई कोई कुआं सा बन गया था। मैं पाँव रख भी देती थी तो अंदर ही जाता रहता। और ऊपर टेरेस पे खड़े मेरे बेटे शहरी ने देख लिया, माँ आई है, और उसने मुझे कहा माँ क्या हुआ है। मैंने उसको आवाज़ दी मुश्किलों से कि भाग के नीचे आओ। भागता वो नीचे आया, उसने मुझे पकड़ा और वो मुझे सहारा दे के जैसे कैसे अंदर कमरे तक ले गया। अंदर मैं कमरे में पहुंच गई, वो मेरी हालत को समझ चुका था, बेटी समरीन भी आ गई। मुझे उन्होंने चेयर पे बिठाया। चेयर पे तो मैं बैठ गई, लेकिन मेरी फीलिंग इतनी अजीब व गरीब सी हो रही थी कि जो कुछ लम्हे के लिए मैं बेहतर हुई थी, फिर मुझे अब ऐसा लग रहा था दम मेरा घुटना सा शुरू हो गया है, फिर मेरा जिस्म बेजान सा होता जा रहा है, और फिर मुझे महसूस हो रहा है अब मैं वो नहीं हूं जो मैं पहले कुछ देर पहले थी। मैं कुछ अजीब व गरीब सी होती जा रही हूं, एक ऐसी मखलूक जिसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है, किसी और दुनिया से है। वो जो कैफियत आ रही थी, आंखें बंद होती और दुनिया की तरफ वापस लौटती थी, अब वो कैफियत नहीं थी। आंखें मुसलसल खुली थी, लेकिन जिस्म ऐसे था कि फिर उसके अंदर से जान ख़त्म होती जा रही थी। मैंने कहा मुझे उठा कर बिस्तर की तरफ ले जाओ। चेयर से मैं अभी उठ ही रही थी कि एकदम से मैं घिरी और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। मुझे चोटें लगी या नहीं लगी मुझे इसका कोई एहसास नहीं था, क्योंकि मैं अपने जिस्म को महसूस ही नहीं कर पा रही थी, सिवाय इसके कि मेरी आंखें और दिमाग काम कर रहा है। मुझे उठाकर उन्होंने बिस्तर पर डाला, और उसके बाद बड़ा बेटा सिकंदर, उसको फ़ोन किया, और उन्होंने फौरी तौर पे किसी आमिल से राब्ता किया और उनको बताया गया कि माँ की इस तरह की सूरत हाल है। वो उसको लेके घर आ गया। घर आते ही उसने मेरे ऊपर पढ़ाई करनी शुरू कर दी, और पढ़ाई करते करते उसने एक कागज़ निकाला, उस पर ऑयल सा लगाया, और मुझे कहता है देखो इसमें क्या नज़र आता है। मैं उस कागज़ की तरफ देखती रही और मुश्किलों से उसको समझा पाई और बता पाई। कुछ अजीबो गरीब से, इस तरह की जिस तरह बुत से बने होते हैं, उनकी ज़बानें बाहर निकली होते हैं, उसके काफ़ी हाथ होते हैं और सांप होते हैं, इस तरह की शक्लें थीं जो मैंने उसको बताई मुझे नज़र आ रही हैं। उसने कहा है कि आपके ऊपर जादू हुआ है, और बड़ा सख्त शदीद किस्म का काला जादू हुआ है। आपने अब फ़िलहाल ये करना है, ठंडी एसी के या कूलर के नीचे जहाँ पे हवा हो ज़्यादा, वहाँ पे रहना है, इधर उधर नहीं रहना। और ये एक तावीज़ है, मैं दे के जा रहा हूँ, ये हर वो समझा के। अब उस अंदाज में था जैसे वो भागने के चक्कर में उसने पैसे लिए और वो यहाँ से भाग गया। मेरे बेटे ने कूलर चलाया और मुझे कूलर के सामने तो बिठा दिया, लेकिन अब मेरी मेंटली सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं शदीद तकलीफ़ में तो हूँ ही हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा दिमाग चल पा रहा है और आंखें देख पा रही हैं, बाकी मेरे जिस्म पे मेरा कंट्रोल ख़त्म हो चुका है।
मेरे बेटों ने जब मुझे बेड पे लिटाया तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरा सर जो कुछ देर पहले पाँव रखती थी तो कुएं के अंदर चला जाता था, अब मेरा सर ऐसे था जो उस वक्त तो बज़ाहिर तकिए पे रखा हुआ था, लेकिन मुझे पता था इतनी तकलीफ हो रही थी, मेरी गर्दन, मेरा सर कुएं के अंदर लटक रहा था। मुझे लगता था ये हिस्सा पीछे वाला मेरा टूट जाएगा। मैंने इशारा किया और मुश्किलों से बोल पाई और कहा, सर के नीचे तकिया रखो। हैरान हुए बच्चे के सर के नीचे तो तकिया है, उन्होंने एक और तकिया रख दिया। मेरा सर कुछ हद तक ऊंचा आ गया, लेकिन मुझे ऐसे महसूस हुआ कि झटका लगा है गर्दन को, और झटका इस तरह लगा है कि मेरी गर्दन मजीद कुएं के अंदर चली गई है। मैंने कहा मजीद रखो। मेरी हर बात को मेरे बच्चे मानते जा रहे थे, यहां तक कि इतने मेरे पीछे तकिए रखे गए कि जिस तरह लेटा हुआ इंसान उठ के बैठ जाता है, तो मैं उठ के बैठ चुकी थी और बिल्कुल जिस तरह इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूं इस तरह सीधी बैठ गई थी। अब मुझे थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ कि वो गर्दन जो मेरी कुएं में लटकी हुई थी अब वापस आ चुकी है। लेकिन उस वक्त एक सिचुएशन ऐसी थी कि मैं पूरे जिस्म को हिलाने की कोशिश करती थी तो मेरा जिस्म हिलता नहीं था। बच्चों को एहसास हुआ कि माँ को आब ज़मज़म का पानी ही थोड़ा सा पिला दिया जाए। जब उन्होंने आब ज़मज़म का पानी गिलास में डाला और मेरे होंठों के करीब लगाया तो होंठ इस तरह जकड़े जा चुके थे जैसे कभी खुलेंगे ही नहीं, ताला लग चुका हो होंठों पे। तो उन्होंने उसके बाद चम्मच के साथ पानी मेरे मुंह में दाखिल करने की कोशिश की तो ये उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे अमल था। एक कतरा शायद मेरे गले के अंदर गया होगा, लेकिन ऐसे लगा कि वो कतरा नहीं, जहर का कतरा था। इतनी ज़्यादा जलन पैदा हो गई गले के अंदर कि मुझे लगा कि ये कतरा किसी तरीके बाहर निकालो, नहीं तो ये मुझे काट डालेगा, मेरे गले को 2 टुकड़े कर देगा। और फिर उस बिस्तर का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैं 3 महीने मुसलसल बिस्तर पर उस तरह लेटी रही और वहीं पे मेरा ट्रीटमेंट होता रहा, क्योंकि मैं कुछ ना खा रही थी ना पी रही थी। तो बॉटल्स ड्रिप लगा के और इंजेक्शन लगा के उस तरीके से ट्रीटमेंट दे के मसनूई तरीके से मुझे खुराक मुहैया की जा रही थी कि मेरा ये जो बेजान जिस्म जो हरकत ही नहीं कर सकता था उसको जहाँ पे रख दिया जाता वैसे ही पड़ा रहता, उसको ज़िंदा रखने के लिए मुसलसल मेरे बेटे जितना मेरे लिए कर सकते थे, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, उन्होंने जन्नत कमाई, वो कर रहे थे, बेटी भी बेटे भी। काफ़ी अरसा वो कहते हैं इसी सिचुएशन में रही और एक दिन मेरे शौहर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मुझे पता है किसने आप पे जादू किया है। मैं अगर इसका तोड़ भी कर दूं तो जिसने जादू किया है ये वापस उसी पे हो जाएगा, लेकिन मैं इसका तोड़ नहीं करूंगा। तो मैंने कहा, अगर आप तोड़ नहीं कर सकते तो इतना तो कर दीजिए कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी सुकून में आ जाए। इस सवाल पे कुछ बातें मैं पूछना चाहता था लेकिन अभी मैं नहीं पूछ सका। वो स्टोरी सुनेंगी तो शायद वो खुद मुझसे रब्ता करके इसका जवाब देते हैं। वो कहती हैं, उन्होंने एक डोरी बना के दी और उस धागा सा पढ़ के दिया और मुझे कहा, इसको बांध लो इतना कि आराम आएगा, शायद गले से कुछ चला जाएगा, वो जो जहर वो जो काटता हुआ सा जाता है उसमें इतना ज़रूर आराम आएगा। और गले के अंदर जब वो डोरी को बांधा गया तो हाँ, इतना ज़रूर हो गया कि कुछ 3 महीने बाद अंदर जाना शुरू हो गया, वो भी ना होने के बराबर। कुछ बेहतरी आई, मैं कुछ बेहतर हुई और उसके बाद फिर मेरी जब हालत ख़राब होने लगी तो बच्चे मुझे लेके हॉस्पिटल गंगाराम में चले गए। ये सारी लोकेशन नाम सब कुछ रियल है लाहौर के। गंगाराम हॉस्पिटल में जब मैं गई तो वहाँ पे एक ऐसा सिलसिला हुआ जो मेरी समझ से बाहर था। एक तो मेरे मुंह से लेसदार अजीब सा पानी आ रहा था जो डॉक्टर भी हैरान थे ये किस तरह का है, हम समझ नहीं पा रहे, और ये जादू और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें ये पानी इस तरह निकलता होता है। वो कहती मैं बिस्तर पे होती थी, मेरे बच्चे मेरी मुसलसल केयर कर रहे होते थे, मुसलसल ड्रिप्स इंजेक्शन ये सारे लग रहे होते थे, लेकिन मैं थी कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तकलीफ़ थी कि मुसलसल बढ़ती जा रही थी, जिस्म बेजान होता जा रहा था और मैं इतनी अजीब सी कैफियत में थी कि मैं इस वक्त चाहूँ भी सही, उन्होंने कहा मदरसा मैं आपको अपनी कैफियत नहीं बता सकती। लेकिन वहीं हॉस्पिटल में ये हुआ कि जिस रूम में हम मौजूद थे वहाँ पर सामने एक खिड़की बनी हुई थी, अलमारी सी बनी थी जो बंद होती और खुलती थी। जब मैं उस हॉस्पिटल में थी और अक्सर रात को जब सब सो रहे होते थे और मेरी आंख खुल जाती थी और मेरा वजूद जो काम नहीं कर पाता था, वहीं पे मेरी निगाह, आंखें तो मेरी देख सकती थी, दिमाग भी मेरा बिल्कुल होश में होता था, और जब मैं उस अलमारी की तरफ देखती थी तो शुरू में वो अलमारी सिर्फ ऐसे खुलती थी खुद से और बंद हो जाती थी।
लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर बाकायदा तौर पे उस अलमारी के अंदर जो मौजूद था उसने आप मुझे अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। तकरीबन एक रात को 2-2:30 बजे का टाइम था कि मेरी आंख खुली, सब सो रहे थे, नर्सें इधर उधर अपना काम कर रही थीं कि मैंने सामने की तरफ देखा तो खिड़की का एक दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता से खुल गया। मैंने आंखें घुमा के इर्द गिर्द देखा, शायद इसकी तरफ कोई और भी मुतवज्जो है, लेकिन अमूमन कोई भी मेरे अलावा उस तरफ मुतवज्जो नहीं था। जब उसी खिड़की को खुलते हुए मैंने देख लिया तो उसके बाद जो एक अगला मंजर था वो ये था, एक गोल सा, जिस तरह फुटबॉल सी चीज़ होती है, इसी तरह का एक काला स्याह साया सा था, और वो इस तरह का साया सा था कि उसके आर पार भी मैं देख सकती थी। कि मैं अपने आपको प्रोग्राम एक अनस मलिक को चुड़ैल जहाँ पे उठा के लेके गई थी, वहाँ पे ये क्लियर इस तरह का मैंने आपको एक दिखाया था। रिव्यू टाइम में भी अक्सर मैं आपको, इस दफ़ा जो चला इसमें भी मैंने आपको दिखाया, सफ़ेद शेडो दिखाया, वो ब्लैक शेडो था। वो जो काला सा साया था वो गोल फुटबॉल की तरह था, उसके अंदर और तो कुछ नहीं नज़र आ रही थी, सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी लाल सुर्ख जो आंखें थी चमकती हुई, वो मैंने क्लियर देखी थी। उसके अलावा वो एक सिर्फ गोल सा था और वो कोने में मौजूद था, लेकिन आंखों को 2-3 दफ़ा जब उसने बाकायदा तौर पे खोली और बंद की थी, झपक रहा था आंखों को, तो क्लियर महसूस हो गया था वो मौजूद था सामने। और उसके बाद अक्सर जब रात को मेरी आंख खुलती थी तो उस अलमारी को उसी तरह मैं खुलता हुआ देखती भी थी, और सिर्फ वो फुटबॉल वाला मौजूद नहीं होता था, बाज़ दफ़ा ऐसा लगता था कि वो पूरी अलमारी उस तरह के सरों से भरी हुई है और सबकी आंखें खुल रही हैं और बंद हो रही हैं, और ये मेरा वहम नहीं था, ये क्लियर मैं देख पाती थी। और उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि मेरी बेटी लेटी हुई थी तो एक हाथ सा आया जिसने आके मेरी बेटी को टच किया, और उसी लम्हे जब उसकी आंख खुली और वो डर गई तो उसी लम्हे भी उसने उस हाथ को महसूस किया, क्योंकि इंसान जब सोया हुआ होता है तो हो सकता है वो ख्वाब देख रहा हो और वो डर कर जाग जाए। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, जब उसको हाथ महसूस हुआ, उसको झटका लगा, नींद में थी, बेदार हो गई। बेदार होने के बाद भी उसने उस हाथ को ना सिर्फ देखा बल्कि वापस जाते हुए भी देखा, लेकिन उठ के देखने पे हाथ या इंसान इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, सिवाय एक हाथ जो आया था और उसको टच करके चला गया था, वो भी डर गई थी। मुसलसल मेरा इलाज होता रहा, बच्चे मेरे दिन रात मेरी इस तरह खिदमत करते रहे कि बहुत कम बच्चों ने अपनी माँ की इस तरह खिदमत की होगी। बड़ा बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता और तमाम से दुआ के लिए कहता, और वहाँ से जो कुछ पढ़ने के लिए बताता वो आके पढ़ पढ़ के मेरे ऊपर दम करता। बेटी और बेटा भी जो उनको समझ आता वो ख्याल से ख्याल हर लम्हे अपनी माँ को इस तरह आंखों के सामने रखते कि माँ को तकलीफ़ ना हो। यहाँ पे भी उन्होंने बहुत ऐसी तकलीफ़ वाली बातें बताई जो मैंने नहीं बताई, क्योंकि इस कहानी को क्यों सुना रहा हूँ आगे बताता हूँ। वो कहती है मैं कुछ ऐसा ऐसा बेहतर भी होने लगती, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा बर्ताव मुझे देखने के आया कि जैसे कुछ नर्सेज ऐसी थी, लेडी डॉक्टर्स, जिनका बिहेव ऐसे था जैसे उनको कोई चीज़ अपने बस में कर रही हो। वो सबका ख्याल रख रही थी, मेरा भी रख रही थी, लेकिन बाज़-औक़ात इस तरह उनका बिहेव हो जाता, मुझे महसूस होता जैसे ये किसी ताकत के ज़ेरे असर हैं, और जिसके ज़ेरे असर हैं वो उस जादू के ज़रिए, उस ताकत के ज़रिए उनसे कुछ ऐसा अमल करवाती कि वो इस तरह ड्रिप या इस तरह के इंजेक्शन मुझे लगाते कि मैं और तकलीफ़ में हो जाती। और उनको कहती भी सही कि आपको पता है इस ड्रिप से, इस इंजेक्शन से, ये वाला जो आप लगाते हैं मुझे तकलीफ़ होती है, फिर आप क्यों लगाते हैं? वो कहती आपको नहीं पता, हमें बेहतर पता है। बच्चे भी चुप कर जाते, शायद डॉक्टर हैं उनको बेहतर पता है, लेकिन माँ कहती जिस चीज़ से मैं ठीक हो रही हूँ वो छोड़ के आप दूसरी वही चीज़ लगाते हैं जिससे मैं ख़राब होती हूँ, तबीयत और बिगड़ जाती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इलाज होते होते एक टाइम ऐसा आया कि एक दिन मैं उठ के खड़ी भी हो गई और बेहतर हो गई, और मेरा बेटे दोनों एक आगे और पीछे चल रहा, और मैं ऐसे जैसे बच्चे को चलाया जाता है ज़मीन पे आगे पीछे खड़े होके कि अगर गिरेगा तो उसको पकड़ लेंगे, इस अंदाज़ में मैं जब कुछ कदम चली तो मेरे बेटे इतने खुश हुए कि मिठाई लेके आए, बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल के अंदर मिठाई बांटी कि हमारी माँ बहुत हद तक बेहतर हो गई उस इलाज से। लेकिन साथ ही अगले दिन फिर मुझे किस तरह के इंजेक्शन लगा दिए गए ड्रिप के अंदर कि फिर मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, और मैंने फिर उनसे चीख के कहा कि इस तरह की वो चीज़ें क्यों लगा रहे हैं कि जो मैं ठीक होती हूँ वही पुरानी यूज़ करने की बजाय आप नई चीज़ें ऐसी लगा देते हैं कि फिर मेरा नुकसान होता है।
और एक रात शेरी जब सोया था, उसने ख्वाब में देखा, एक बुजुर्ग उसके ख्वाब में आया, अभी तहज्जुद की अज़ानें होने वाली थी, और उसने कहा तुम्हारी माँ को वो बीमारी नहीं है जिसका तुम इलाज कर रहे हो, माँ को घर ले आओ। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली जाए, मारना चाहते हो अपनी माँ को, तो घर ले आओ, यहीं इसका इलाज करो, वहाँ से उसको ले आओ, वहाँ से वो मर जाएगी। फौरी तौर पे वो उठा, उसने नमाज़ पढ़ी तहज्जुद की, और फजर की नमाज़ पढ़ के वो कहते हैं बाइक निकाला, सीधा हॉस्पिटल आ गया और कहा माँ मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। माँ ने पूछा क्या देखा है, तो उसने वो ख्वाब सुना दिया और कहा माँ आपको यहाँ से ले जाना है। थोड़ी देर के बाद फिर एक ड्रिप लगाई और उसके अंदर इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, तो रोक दिया। बेटी ने भी, जो बैठी बहन साथ थी सुन रही थी, समरीन, उसने कहा हमें ये इंजेक्शन नहीं लगवाना, जब आपको पता है इससे हमारी माँ की तबीयत बिगड़ती है तो आप ये क्यों लगाते हैं। तो वो कह रही है मैं खुद भी इस बात पे हैरान थी कि जो इतना ख्याल रखती थी लेडी डॉक्टर, आज वो तल्ख लहजे में बोल रही थी और इस तरह उसका बर्ताव था जैसे वो चाहती हो कुछ भी हो ये मैंने लगाना है। और हम बज़िद थे कि जब यही बेहतरी इस मेडिसिन से नहीं हो रही, जिस मेडिसिन से बेहतरी होती है उसकी तरफ क्यों नहीं जाते। और ये बहस इतनी बढ़ गई कि हम भी उलझाओ वाले अंदाज में खड़े हो गए, बेटा और बेटी हमें नहीं लगवाना। बड़े भाई को कॉल किया, उनके वालिद साहब भी आ गए और उन्होंने कहा हमें इनको लेकर जाना है। उन्होंने कहा आप गलत कर रहे हैं, ये है वो। उन्होंने कहा कुछ भी है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको इसको लेके जाएंगे। उन्होंने कहा लिख के दें। हमने उनको लिख के दिया और माँ को लेकर घर आ गए। घर आते ही ये वो लम्हा था जब शेरी ने, उसकी बहन समरीन ने और उनके बड़े बेटे सिकंदर ने फैसला किया हमें अपनी माँ को बचाना है और किस अंदाज में बचाना है। अब हमें लड़ना है। आज हम अपनी माँ को इसलिए लेके आए हैं कि शेरी ने कहा वहां अगर माँ को कुछ हो जाए तो हम अपने आप को माफ ना कर सकते। अब हमें लड़ना है किस चीज से, कि हमें अपनी माँ को बचाना है, किस अंदाज में नहीं पता। और वो एक ऐसा दिन था जब बच्चे माँ के सामने एक अहद करने जा रहे थे कि आज हमने फाइट करनी है। वो कहते हैं उसके बाद सब ने अपने अपने काम, जिम्मेदारियां जो थी उनकी, वो सिर्फ पूरी करते और उसके हर वक्त बैठ जाते। मुसलसल पढ़ाई का मेरे घर में सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा पढ़ाई का सिलसिला, मेरी बेटी भी, बेटा भी, बड़ा बेटा भी, इस तरह पढ़ते फूंकते पढ़ते फूंकते, मैं किसी भी तकलीफ में होती पढ़ते फूंकते हिम्मत नहीं हार रहे थे। मैं कहती इस पढ़ाई से तकलीफ हो रही होती वो और पढ़ते, मैं कहती मेरी इससे बेहतरी नहीं हो रही वो और पढ़ते। यहां तक कि एक शाम मैं बैठी थी तो मैंने देखा एक ब्लैक हेवला, काला स्याह सा था, वो एक मर्द था। उसकी हाइट तकरीबन 6 फुट के करीब होगी। वो बिल्कुल मेरे कोने में खड़ा था, काला स्याह था। उसके 4 बाजू थे, 2 ऊपर थे जहां पे इंसान के बाजू होते हैं, उससे थोड़े से ऊपर, यानी ये जो शोल्डर पे लगे हुए हैं यहीं पे ही थे, लेकिन 2 बाजू यहां पे उसके लगे हुए थे। उसके 4 बाजू थे और बिल्कुल मेरे करीब इस तरह चारों बाजू करके आया जैसे मुझे पकड़ना चाहता हो। मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी और जैसे मेरे बेटे आए उनको समझ लग गई कि माँ ने कुछ देख लिया है या डर गई है, तो फौरी तौर पे बैठ जाते और पढ़ना शुरू कर देते। अब वो जो ह्योले थे जिसको मैंने पहली दफा वहां कोने में खड़े होकर देखा था, अब उस कमरे के अंदर मुसलसल मुझे नजर आते। और वो मेरा वहम नहीं था, मतलब साहब मैं हिल नहीं सकती थी, मैं चेयर पे बैठती या बेड पे लेटी रहती, लेकिन किसी वक्त वो मेरी कुर्सी के करीब आके बिल्कुल खड़ा हो जाता, किसी वक्त वो बिल्कुल वो सामने वाली जगह पे खड़ा होता। कभी मैं लेटी होती तो मेरे बिल्कुल साथ लेटा होता था। मैं उसको क्लियर देखती थी, वो लेटा हुआ है। वो बिल्कुल एक पतला सा था, कद तो उसका 6 फुट के करीब था, लेकिन बिल्कुल एक कमजोर पतला सा जैसे होता है, बिल्कुल ऐसे पतला सा था। लेकिन वो मेरे बिल्कुल बेड के पास लेटा होता था। वो जब भी मुझे टच करने की कोशिश करता, हाथ आगे की तरफ बढ़ाता, तो मेरे बेटे मेरी उस चीख को सुन लेते। जिस तरफ मेरी आंखें होती तो वो देख लेते कि मां को इस साइड पे कुछ नजर आया है और मुसलसल वो इस तरफ देखी जा रही है, तो वो फौरन पढ़ना शुरू कर देते। लेकिन जब से बच्चे माँ को घर लेके आए थे और मुसलसल पढ़ रहे थे, शुरू में पढ़ते थे, तकलीफ बढ़ती थी, लेकिन टाइम अब ऐसा शुरू हो गया था, अब पढ़ने से माँ को सुकून मिलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया था। और ना सिर्फ सुकून मिलना शुरू हो गया था, बल्कि माँ बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई थी। और उन्हीं दिनों उन्होंने कहती है मैंने देखा वही जो था, वो जो काला सा मैंने देखा, पहले मेरी तरफ खड़ा देखता रहा, उसके बाद मुड़ा और मुड़ते हुए चलता हुआ गया। बाकायदा तौर पे जब दीवार के करीब पहुंचा तो दीवार के ऊपर ही उसने ऐसे पांव रखे और पांव रखता हुआ वो दीवार के ऊपर चढ़ता हुआ गया और उसके बाद छत के ऊपर उसने चलना शुरू कर दिया। अब वो इस अंदाज में था कि आज उसको मैंने क्लियर देखा था, जो सीधा चलता हुआ सामने से गया, फिर दीवार पे ऐसे चल रहा था और उसके बाद छत पे इस तरह चल रहा था कि वो उल्टा लटका हुआ, जिस तरह इंसान उल्टा लटका होता है, इसी उल्टे लटके होने वाले अंदाज में वो ऊपर
छत पे अपने पांव रख रहा था और चलता हुआ जा रहा था। अब अक्सर ऐसे होता, वो काला साया सा मेरे बेड के इर्द गिर्द आता, चक्कर लगाता और चला जाता। आंखें उसकी लाल सुर्ख थीं। उसको मैंने मुसलसल उस कमरे के अंदर देखा, लेकिन उसके अलावा भी ब्लैक शैडो थे, 3-4 और थे जो मुझे उस कमरे के अंदर मुसलसल नजर आते थे। मेरी कमरे की अलमारियां कभी खुद ब खुद खुल जाती थीं, साथ रखी हुई चीज़ को उठा के जैसे कोई नीचे फेंक देता है। यहां तक कि एसी की वायर गुजरी है, उसको जोर जोर से कोई हिला रहा है। अब मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं खुद पढ़ाई करती और समझ जाती कि कोई वही चीज़ें जो मेरे करीब मौजूद हैं मुझे तंग करी हैं, तो मैं खुद भी पढ़ पढ़ के उस तरफ फूंक मारती तो वो चीज़ वहां पे रुक जाती। यहां तक कि एसी की तार भी कोई जोर से अगर हिला रहा है, मैंने पढ़ा और फूंक मारी, वो रुक जाती। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई थी, सिवाय एक गलती हुई हमसे कि जब मैं सेहत याब होनी शुरू हो गई और काफ़ी बेहतर होनी शुरू हो गई, तो वहीं पे मेरे बेटों ने फैसला किया कि पटियाला शरीफ के अंदर एक मौलवी साहब बैठे हैं, उनकी उन्होंने यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस देखी थी, धड़ाधड़ उनकी वीडियोस हैं, वो जिन निकाल रहे हैं, पुराने से पुराना जिन, बड़े से बड़ा। मेरे भी काफ़ी दोस्त गए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की है। कहती हैं सिवाय उसके कि जब हम वहाँ पर गलती की, वहाँ पर गए तो वो सारा ढोंग सा था, वो जो यूट्यूब पे वीडियोज़ ये वो सारा कुछ था, वो बस लोगों को अपनी तरफ बुलाने का एक ज़रिया था। वहाँ पे गए तो वो सारा सिस्टम ही देख के मैं अजीब हो गई कि यहाँ पे इन्होंने क्या मेरा इलाज करना है। उल्टा उससे एक नुकसान ये हुआ, मेरे अंदर जो हिम्मत आ रही थी, जो मैं बहादुर बनती जा रही थी, जो मैं इन मखलूक से डरती नहीं थी, वहाँ से आने के बाद मेरे अंदर ज़्यादा खौफ पैदा हो गया। तकरीबन 2-3 हफ्ते मैं मुसलसल खौफ में रही, पता नहीं क्यों मुझे जिन्नात से बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया। जो मैं बेहतर हो गई थी, अब मैं डरती नहीं थी, पढ़ के फूंक मार देती थी, अब मैं फिर से चीखें मारना शुरू हो गई। बजाय उस जगह से बहादुर होकर लौटती, मैं बुज़दिल होकर लौटती, मैं डरपोक सी हो गई। लेकिन फिर मेरे बेटी और बेटों ने बैठ के मेरे ऊपर मुसलसल इस तरह पढ़ाई की। अब मैं बेहतर तो हो रही थी, लेकिन अब मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरे स्टमक को कभी कभी वो जो ब्लैक सा था आता, बाकायदा तौर पे उसके हाथ आके मुझे ऐसे महसूस होते, ऐसे अपने स्टमक पेट के ऊपर, और जिस तरह कपड़े को पानी निचोड़ने के लिए इस तरह पकड़ के पानी उसका निचोड़ा जाता है, इसी अंदाज में वो मेरे पेट पे हाथ रखता और मुझे लगता है जैसे बाकायदा कपड़े की तरह मेरे पेट को ऐसे निचोड़ दिया गया है। और वो ऐसा लम्हा होता था जब मैं शदीद चीखें मारती थी। वो तकलीफ एक ऐसी थी कि जैसे मुझे एहसास होता था कि मैं मौत 95%, 90% मौत के करीब पहुंच गई हूं, बस 5% मेरी जिंदगी है जो खत्म होने वाली है, वो उसकी तकलीफ इतनी होती थी। या फिर जब मेरी पसलियों पे इस तरह हाथ रखता तो मुझे ऐसा लगता था मेरी पसलियां ऐसे पकड़ के वो तोड़ देगा, और मेरी दोनों टांगों के अंदर इतना शदीद तकलीफ होती, इतना शदीद पेन होता कि मुझे लगता ये पेन मुझे मार देगा, मैं ज़िंदा नहीं रह सकूंगी। वहीं पे जब मैंने हिम्मत पकड़ी, वो ये पकड़ी कि मैंने खुद से फैसला किया कि अगर मैंने ज़िंदा रहना है तो मुझे इन चीज़ों से फ़ाइट करनी पड़ेगी। मैं जो बुज़दिल हो गई हूँ वहाँ पटियाला शरीफ से आने के बाद, मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। वो जो मुसलसल ह्योले कमरे के अंदर मौजूद थे, जो मुसलसल मुझे नज़र आ रहे थे, मेरी चीज़ों को उठाकर फेंकते थे, मुझे तंग करते थे, मुझे डराते थे, मेरे पेट को पकड़ के मरोड़ते थे, मेरी पसलियों को तोड़ते थे, और कभी कभी मेरी गर्दन के अंदर हाथ रख के मेरे सांस को बंद कर दिया जाता। आप ये कहानी सुन रहे हैं, सोचिए किसी इंसान के ऊपर ये कैफियत गुजर रही हो तो उसकी क्या कैफियत होगी। आप एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि इस कमरे के अंदर एक शैडो भी मौजूद है जो किसी भी लम्हे आके आपकी गर्दन पे हाथ रख देगा और आपकी गर्दन दबा देगा, तो आपकी क्या कैफियत होगी। वो आपकी पसलियों को पकड़ के खींच देगा, वो आपके पेट को पकड़ के इस तरह कपड़ा निचोड़ने वाले अंदाज में मरोड़ दे, आप रात सारी क्या दिन को भी आंख नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो कमरे में मौजूद है। और अक्सर इस अंदाज में सामने आके वो बैठ जाता है, जिस तरह मेरी तरफ नहीं देख रहा लेकिन बैठा हुआ है, जैसे ड्यूटी पे है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है और वहीं पे वो मौजूद है। उसके जो बाजू थे बिल्कुल काले स्याह से थे, लेकिन उसके आर पार भी आप देख सकते थे। उसके जूते नहीं थे, लेकिन लंबे लंबे से उसके पाँव थे। उसके जो हाथ थे इंसानों की तरह हाथ नहीं थे, उसकी बारीक बारीक उंगलियां सी थी, जैसे 3 उंगलियां होती हैं, ऐसे 3 उंगलियां सी थी जो अक्सर मैंने उसकी उंगलियां देखी थी। टोटल हमारी 5 हैं, उसकी 3 सी महसूस होती थी, टोटल हाथ की 3 उंगलियां। पाँव अगर मैंने उसके कभी देखे थे तो काफ़ी लंबे लंबे थे पाँव थे। खुद वो बहुत स्लिम सा था, पतला सा था, लेकिन उसकी आंखें जो थी सुर्ख कलर की, लाल कलर की, वो काफ़ी बड़ी थी और सीधी नहीं ऐसी थी।
और वो हर वक्त इस अंदाज में कमरे में मौजूद होता था कि जिस तरह, यार चाय देख लें, जिस तरह वो इस ड्यूटी पे है कि मुझे सिर्फ नुकसान देने के लिए यहां पे मौजूद है। और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक दिन मैं कमरे में अकेली बैठी थी और मैं तस्बीह कर रही थी और इन बातों को सोच रही थी कि या अल्लाह क्या हालात है, ज़िंदगी क्या गुजर रही है, और अपना जो वक्त गुजर चुका था उन सबको जब बैठी मैं सोच रही थी, तो वहीं पे उस दिन मैंने देखा बाकायदा मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, और जब दरवाज़ा खुला तो वो चलता हुआ सीधा मेरे पास आया। आज वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया इस अंदाज में जिस तरह मुझसे बात करना चाहता हो। तो मैंने उसको कहा, तस्बीह अपनी पढ़ते पढ़ते, क्या चाहते हो तुम और किस लिए आए हो? किसने तुम्हें भेजा है? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? आज वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, उसको मैं बिल्कुल अपने करीब से देख सकती थी, जिसके इतना पांव, हाथ और बिल्कुल एक पतला सा स्लिम सा जो मेरे सामने खड़ा था, वो खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। और आज मैं उससे मुखातिब थी कि मैं उससे पूछ सकूं, क्या चाहते हो, किस लिए तुम मेरे घर आए हो, किसने तुम्हें भेजा है, कौन है वो, मुझे भी तो बताओ। कुछ देर वो मेरे सामने खड़ा रहा और उसके बाद बगैर कोई जवाब दिए, बगैर कुछ कहे, वो कमरे से बाहर चला गया। आज मैंने कोई चीख भी नहीं मारी, आज मैंने कोई डरी भी नहीं, सिवाय इसके कि जो तस्बीह कर रही थी, तस्बीह करते रही और फिर पढ़ाई की, और पढ़ाई करके मैंने कमरे के अंदर फूंका, पानी उठाया, उसमें थोड़ा सा आबे ज़मज़म डाला, उसके अंदर पढ़ाई की और उस पानी को पी लिया। एक नया पानी उठाया, उसके अंदर मैंने पढ़ाई की, मुख्तलिफ कुरानी आयात की, और उसके बाद मैंने उस कमरे की दीवारों के ऊपर छींटे मारने शुरू कर दिए। आज जिस तरह वो आया था, मेरे सामने खड़ा रहा, मैं डरी तो नहीं, लेकिन मुझे हिम्मत दे गया था, मुझे मजबूत सा कर गया था। वो चला तो गया था, लेकिन मेरे अंदर एक हिम्मत बंधा गया था कि मैं उठी और मैंने पूरे कमरों के अंदर छिड़काव किया पानों का। वो जो मेरे घुटनों में, टांगों में शदीद दर्द सा होता, तो अब मैंने क्या किया, मैं खुद से एक तावीज़ बनाती, उस पर लिखती और उसको बांधती और अपनी टांग पे रखती, तो मेरे सुकून आना शुरू हो गया। इसी तरह जब मेरे पेट को मरोड़ा जाता तो मैं यहाँ पे बांध लेती, मुझे सुकून आना शुरू हो गया। मैंने खुद से तहैया कर लिया कि मैंने डरना नहीं है, मैंने इस मखलूक का मुकाबला करना है। और किस तरह मुकाबला करना है? कुरान मजीद की आयात पढ़ के। और फिर मैंने ऐसा ही किया, मुसलसल पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे बेटे जो मुसलसल वो तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन अब मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि वाकई उससे ना सिर्फ मेरी तबीयत बेहतर होनी शुरू हो गई, कि बल्कि मैं रिकवर होनी शुरू हो गई। और फिर मेरे बेटे ने ख्वाब देखा जिसमें एक बुज़ुर्ग ने आके कहा, एक इम्तिहान था जिससे तुम लोग गुजर गए हो, बस थोड़ा सा एक और रह गया है, वो भी गुजर जाएगा। हिम्मत ना हारना, जो तुम लोगों ने हिम्मत की है, इसी हिम्मत ने तुम्हारी माँ को बचाया है। अगर तुम ये हिम्मत ना करते तो तुम अपनी माँ को खो देते। आज मदर साहब, ये मैं आपको जब कहानी रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ, तो यकीन मानिए मैं बहुत हद तक बेहतर हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। मैंने बहुत ही तकलीफ दे वक्त गुजारा है, ऐसा वक्त गुजारा है कि जब मैं टोटली बेजान पड़ी होती थी, जिस्म को हिला नहीं सकती थी, मेरे जिस्म में शदीद सोयां सी चुभती थी, मेरा दिमाग टोटली बंद सा हो जाता था, मेरी गर्दन दबा दी जाती थी, पानी का कतरा भी अंदर जाता था तो काटता हुआ ऐसे जाता था जैसे ब्लेड अंदर मुझे काटता हुआ जा रहा हो। 3-3 महीने मुझे याद है मैंने कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ मसनूई ड्रिप्स और इंजेक्शन, इन जरियों से मुझे ज़िंदा रखा गया। हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या क्या कुछ हुआ, बाकी बहुत सारे वाक़यात जिसको मैं पहले ऑलरेडी सुना चुका हूँ, आज स्टोरी में मैंने ऐड नहीं किए। शायरी ने जो सुनाए थे, घर के अंदर जिन, भूत, चुड़ैल और मुख्तलिफ चीज़ें उसने घर के अंदर देखी थी, वो सारी उसने सुनाई। ये कहानी क्यों सुनाई? तो असल में एक माँ भी, एक बीवी भी, और असल में एक इंसान, एक औरत, जिसने ये इतना काले जादू होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, और आखिरकार उसकी औलाद ने फैसला किया कि हमें नहीं पता किसके पास लेके जाना है, क्योंकि शायरी की कहानी में मैंने आपको सुना दिया था, उन्होंने कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा था। आज की स्टोरी में मैंने ऐड नहीं किया ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुना चुका हूं। कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा था, जो भी पता लगता पीर फकीर उसके पास गए थे, लेकिन इलाज नहीं हो सका था उनका। तो इलाज कैसे हुआ? खुद उन बच्चों ने तहैया किया कि जब सारे ही लूटने के लिए बैठ गए हैं, सिर्फ पैसा लेते हैं और नहीं है, तो हम खुद क्यों ना उस कलाम जो कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है, हम इससे उनका इलाज करें। माँ कहती तुम्हारी इस आयत पढ़ने से मुझे तकलीफ हो रही है, वो फिर भी अपना यकीन कामिल बना के और पढ़ते। माँ कहती और तकलीफ हो रही है, वो और पढ़ते। वो कहते और तकलीफ हो रही है, वो और पढ़ते। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी हालत ठीक होना शुरू हो गई।
अब भी वो कहती हैं वो जो ह्योले हैं वो गए नहीं हैं, अब भी नज़र आते हैं, अब भी कभी कभी मैं उनको देख पाती हूँ, लेकिन फ़र्क ये है कि आज मैं मजबूत हो गई हूँ, आज मैं उनको से डरती नहीं हूँ। आज मैं अपना इलाज खुद करती हूँ, कुरान मजीद की आयत पढ़ती हूँ, पानी बना के पीती हूँ, मुसलसल अपने घर की चारों दीवारों के ऊपर पानी का छिड़काव करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत बेहतर हूँ। मैंने उस वक्त भी शहरी से कहा था आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको इनका इलाज बताऊँगा, क्या करना है, किस तरीके करना है। आज ये कहानी सुनाइए ना, मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। ये एक अजीब ही हॉरर स्टोरी है। उस माँ की कुछ तकलीफ़ मैंने जान के बीच में से नहीं आपको सुनाई, इसलिए मेरा भी दिल बड़ा अजीब सा हुआ। हिम्मत ना हारने को असल में ज़िंदगी कहते हैं। ये एक दफ़ा हॉस्पिटल में नहीं गई माँ, कई दफ़ा हॉस्पिटल गई हैं और वापस आई, फिर हॉस्पिटल गई। लेकिन उनका जो पढ़ना था, मुसलसल पढ़ाई करना था, एक हिम्मत ना हारना था, ये अहद करना था कि मैंने लड़ना है इस मखलूक से। उस काले जादू की काट उन्होंने कैसे की कि मुसलसल पढ़ाई करके। लेकिन इस वीडियो की सबसे अहम बात, जिसके लिए मैंने शुरू में कहा था मैं आपको एंड में बताऊंगा ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है और ये कहानी आपको क्यों सुनाई। इसलिए माँ जी आपसे भी आप रिक्वेस्ट करूंगा और बाकी सुनने वालों से भी, जब आप इस तरह के हालात में रहते हैं कि आपके ऊपर जादू किया गया हो और आप तकलीफ़ में हो, तो एक बीमारी आपको ज़रूर लगती है, उसको कहते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में क्या होता है, आपका जादू तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाज़-औक़ात वो वहम, वो खौफ जो है वो आपके अंदर मौजूद रहता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका जब मैंने इलाज किया है तो वो जादू का तो मैंने तोड़ कर दिया, लेकिन मुझे कह रहे थे कैफ़ियत अभी भी हमारे अंदर वो है। तो मैं समझ गया अब मुझे जादू के बाद एंग्जाइटी का इलाज करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जादू ख़त्म हो गया तो एंग्जाइटी ख़त्म नहीं होती। उसका इलाज आपने कैसे करना है, मैंने इसके ऊपर एक घंटे की तफसील के साथ एक वीडियो बनाई हुई है, जादू या एंग्जाइटी। वीडियो मौजूद है, जिन लोगों ने देखी है उनको मेरी बात की समझ आ गई होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो लाजमी इसको देखें। जादू तो ख़त्म हो जाता है लेकिन एंग्जाइटी रहती है। तो मरीज़ ये कहता है मैं अभी भी तकलीफ़ में हूँ, लेकिन वो तकलीफ़ में नहीं होता, दिमाग इतने खौफ में, उस बीमारी में मुब्तला हो चुका होता है कि उसको सब कुछ महसूस होता है। हाँ जी, एक तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। अभी भी वो जो ब्लैक शेडो और उस तरह के कमरे के अंदर वो आपको पतला सा स्लिम सा नज़र आता है, उसके बारे में एक तो मैं आपको तफसील से बताऊंगा किस तरह वो आपको इंशाल्लाह दोबारा ज़िंदगी में कभी नज़र नहीं आएगा। और आपका एक आगे लिंक था कि मैं किसने जादू किया था और क्या किया था, वो भी मैं आपको एक स्टोरी जो आगे मैं आपको बताऊंगी, वो आपने मेरे ख्याल में भेजी हुई है, मैंने सुनी नहीं है, मैं वो भी मैं देखूंगा और इंशाल्लाह उसको भी मैं ऑफ कैमरा स्टोरी में आपको सुनाऊंगा। आपने जो इस कहानी में लोगों के लिए एक सबक पैदा किया है वो ये है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी। जब हर तरफ से नाउमीद, मायूस हो जाएं, कहीं से भी कोई इलाज ना हो सके, तो सबसे बड़ा इलाज क्या है, वही तो असल इलाज है, वो है रब्बे कामिल, रब के ऊपर यकीन कामिल, रब्बे कायनात के ऊपर तवक्कल, यकीन कामिल, ऐसा यकीन कामिल बनाना कि वो माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। जब आप उसके साथ लगाव करेंगे तो उसके बाद वो आपको सुकून भी देगा, बीमारी का इलाज भी करेगा और जादू का तोड़ भी वही करके देगा। शर्त क्या है, आयत पढ़ते हुए यकीन कामिल बनाना। इस कहानी से आपने क्या सीखा, इससे ये सीखा, मैंने सीखा जो आपको कहता भी हूं, आयत हम सब पढ़ते हैं, तासीर कब पैदा होती है, जब यकीन कामिल बनते हैं। जब वो अपनी माँ को हॉस्पिटल से लेके आए थे, आज असल में यकीन कामिल बनाने जा रहे थे कि हम बचाएंगे अपनी माँ को। कैसे बचाएंगे, रब का कलाम पढ़ के। रब का कलाम क्या करेगा, वही मालिक है कायनात का, और उसी का जब कलाम पढ़ेंगे तो शफा भी वही देगा। हमारा काम है पढ़ना, यकीन कामिल ये बनाना, शफा देना उसी का काम है। तो उसने शफा दे दी। जिस दिन उन बच्चों ने यकीन कामिल बना के माँ पे पढ़ना शुरू किया तो इम्तिहान की घड़ी ऐसे आई, वो पढ़ते थे माँ तकलीफ़ में, वो पढ़ते थे माँ और तकलीफ़ में, वो पढ़ते थे माँ और तकलीफ़ में, लेकिन यकीन कामिल फिर भी नहीं टूटा। ये है अहम सबक। जब पहली दफ़ा उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी और माँ ने कहा मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो बेटों ने दोबारा पढ़ा, माँ ने कहा ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जब तीसरी दफ़ा पढ़ा तो माँ ने कहा और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो वहाँ पे वो डर जाते कि कुरान पढ़ने से तो माँ को तकलीफ़ होती है, तो कुरान पढ़ना बंद कर दो। बच्चों ने कहा नहीं, हमारा यकीन कामिल है कि ये कुरान ही तकलीफ़ से
बचाएगा। ये यकीन कामिल जब बन गया कि तीसरी चौथी दफ़ा भी माँ ने कहा तकलीफ हो रही है, उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, इस यकीन कामिल पे नहीं छोड़ा कि यही इलाज है। 4 दफ़ा हो गया, माँ को बजाय दर्द कम होने के बढ़ती जा रही है, लोग डर के बंद कर देते हैं। यकीन कामिल ने कहा नहीं पढ़ो, यही ठीक करेगा, तो उसने ठीक भी कर दिया। तो इसलिए जब मैं आपको कहता हूँ आयात पढ़ें, यकीन कामिल के साथ पढ़ें, तो इसी तरह अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत डालते हैं, उस आयत के अंदर तासीर पैदा होती है। उम्मीद है आज की जो कहानी सुनाने का मकसद था वो एक सबक देना था कि यकीन कामिल बनाने वाले कभी नाकाम नहीं होते, जुस्तजू करने वाले कभी नाकाम नहीं होते, अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं। और एक इनका मकसद था अल्हम्दुलिल्लाह, जो पीरों फ़कीरों ने मकसद उनका पूरा नहीं किया था, उनके यकीन कामिल ने, बच्चों ने वो पूरा कर दिखाया। तो उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप भी अपनी स्टोरी मुझे भेजना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप का नंबर है, आप उस पर मुझे कहानी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, या स्टोरी रोमन में या इंग्लिश में लिख के भेजना है तो आप मुझे लिख के भी भेज सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, जो पाकिस्तान से बाहर है वो नंबर मिलाएंगे +92 313 6655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313 665500। और पाकिस्तान से जो लोग मुझे भेजेंगे वो पाकिस्तान का डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 0313 665500। हर दफ़ा नंबर क्यों रिपीट करता हूँ, हो सकता है आज किसी नए बंदे ने मेरी कहानी को ज्वाइन किया हो और वो भी मुझे कहानी भेजना चाहे, तो इस नंबर पे मुझे अपनी कहानी भेज सकता है। सो कहानी के एंड में आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। वक्त निकाला करें, वक्त निकाल के बातें सुना करें। जो परेशानियां हैं, टेंशनें हैं, मुसीबतें हैं, वो ख़त्म होती हैं। और जो लोग कहानी सुन रहे हैं, मुझे उनका फीडबैक भी यही मिलता है कि जितनी देर इस कहानी को सुनते हैं तो ज़िंदगी की परेशानी, दुख, मुसीबत को भूल जाते हैं। तो मैं दुआ गो भी होता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, आपके नेक मकसद जितने भी हैं वो पूरे करें। और ये लम्हे जब आप कहानी सुन रहे होते हैं तो आप सुकून में आ जाएं, परेशानियों को, टेंशनों को भूल जाएं। और जो ड्राइवर हजरात हैं, ड्राइवर क्या, वो जो आम गाड़ी भी चलाते हैं, दुबई से भी बहुत सारे लोग मुझे, मतलब मुख्तलिफ मुल्कों से गाड़ी ड्राइव करते हुए कहते हैं कहानी स्क्रीन में चल रही होती है, हेडफोन हमने लगाए होते हैं, स्पीकर में आवाज़ खुली होती है, हम स्टोरी सुन रहे होते हैं। तो ये स्टोरी उन सब के नाम जो आंखें बंद करके सुनते हैं, गाड़ी में लगा के सुनते हैं, ड्राइविंग के दौरान सुनते हैं, या स्पेशली टाइम निकाल के माहौल बना के चिप्स पकड़ के खाने वाले माहौल में बैठ के सुनते हैं, ये कहानी सब आप लोगों के नाम। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।